नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गाली सरीश। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी एज अ निवेशक जानना चाहते हैं, सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में लेकर आएंगे और साथ ही में ये एक नॉलेज बेस्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो का पार्टनर कॉइन DCX गो है और ये कॉइन DCX गो क्या है ये हम लोग जैसे जैसे वीडियो आगे देखेंगे वहाँ पे उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में हम लोग जब भी बात करेंगे दो अंश आते हैं, एक क्रिप्टोग्राफी और एक करेंसी। तो क्रिप्टोग्राफी का यूज क्या है इस पूरे सिस्टम में? क्रिप्टोग्राफी का सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि आपका पर्सनल डेटा जो है वो सेफ रहने के लिए इसको एक तरीके से कोडिंग के इसमें इसको यूज किया जाता है। जैसे सिंपल में अगर और सिंप्लीफाइड तरह से समझेंगे तो आपने जब स्कूल टाइम में समझा होगा कि कंप्यूटर को 0 और 1 ये दो लैंग्वेज ही, मतलब ये दो नंबर से ही हम लोग लैंग्वेज कोड कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी कोडिंग एक अलग अलग तरह से कोड्स यूज होते हैं जिस वजह से आपका इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहेगा और दूसरा जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो सही तरह से हो और उस पर्सन के पास वो इंफॉर्मेशन जाए जो इस कोड्स को अच्छे से समझ सके। ये दो चीजें हैं। तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों सेफ रहना चाहिए? क्योंकि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी परचेस करोगे, तो उस क्रिप्टो करेंसी परचेस करने पे आपको आपके पर्सनल डिटेल्स देने बहुत जरूरी रहेंगे। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारे डिटेल्स आपको मेंशन करने पड़ते हैं और आप कितने कॉइन्स होल्ड कर रहे हो, ये सारा डिटेल्स लेजर में रजिस्टर होते हैं। ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा आपके पर्सनल लेवल पे। ये इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए कोड्स बनाए गए हैं फॉर इन्वेस्टर्स के सेफ्टी के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एज अ इन्वेस्टर हम लोगों को समझना चाहिए। और दूसरा जो है वो करेंसी। करेंसी नॉर्मली कोई भी चीज हम लोगों को खरीदेंगे तो डेफिनेटली करेंसी के रूप से ही हम लोग उसको परचेस कर सकते हैं। नॉर्मली आप सब्जी बाजार में जाते हो, आप सब्जी खरीदते हो, आपको आपके जेब से करेंसी देनी पड़ती है, तो वो एक फिजिकल तरीके से आप उसका पेमेंट कर रहे हो। बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इम्प्रोवाइज हुई है। उस फिजिकल फॉर्म करेंसी को इन्होंने डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट किया है। करेंसी जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये रहेगा। आपको आपका वैल्यू जो करेंसी वैल्यू जो है वो बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। ये आप देख सकते हो। आप उसको एनकैश कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो हम लोग जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में आपका इंफॉर्मेशन जो है सेफ रहेगा क्रिप्टोग्राफी के वजह से। और ये करेंसी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पीपल हम लोग बोलते हैं। मतलब कोई ए पर्सन बी पर्सन को पैसा भेजना चाहता है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम उन्होंने यूज करना चाहिए। पहले अगर कोई पर्सन ए टू बी अगर कोई ट्रांसफर करना चाहेगा, ए का बैंक अकाउंट अगर SBI है, बी का बैंक अकाउंट अगर एक्सिस बैंक है, तो SBI बैंक से एक्सिस बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। एक्सिस बैंक के डिटेल्स मुझे होनी चाहिए, पर्सन का नाम क्लैरिटी होना चाहिए, कौन से IFSC नंबर कोड होना चाहिए, ब्रांच कौन सा है, सारे डिटेल्स जानने के बाद ही ए पर्सन बी पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पे बैंक इंटरमीडियरी एक कंट्रोल रखता है ये ट्रांजैक्शन को। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ए बी को पैसे सही तरह से ट्रांसफर करे। अगर ए के अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो अकाउंट में बी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स लेता है। बट यहाँ पे उस तरह का इंटरमीडियरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ए अगर बी को भेजना चाहता है वो डायरेक्टली भेज सकता है बिना किसी इंटरमीडियरी के इन्वॉल्वमेंट से। ये एक इम्प्रोवाइज चीज हुई है ये एंटायर सिस्टम में।
सो इसके अलावा हम लोग एक और चीज हम लोग बोलते हैं, जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टो करेंसी में, तो आपका डिटेल्स जो है लेजर में क्रिएट होगा। सो लेजर में जब क्रिएट होगा तो उसका एक डेटाबेस बनना चाहिए। सो वो डेटाबेस हम लोग एक सिंपल तरीके समझेंगे, ब्लॉक चेन हम लोग बोलते हैं। सो ब्लॉक चेन का मतलब ऐसा है कि एक ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक में जब डेटा भरते जाएगा तो वो डेटा एक लेवल तक, एक कैपेसिटी तक ही वो एक ब्लॉक फुलफिल होगा। सो होता कैसा है कि ये मान के चलो ये ब्लॉक चेन का कैपेसिटी है 100 ग्राम्स। सिंपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि इसकी कैपेसिटी 100 ग्राम है। तो जैसे ही इसका कैपेसिटी 100 ग्राम का कंप्लीट हो गया, हम लोग दूसरा ब्लॉक लेके आएंगे, बट इस ब्लॉक का इस ब्लॉक के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो कनेक्शन कैसा है, इसका एंड और ब्लॉक बी का कनेक्शन जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो ये एक ब्लॉक चेन के तरह से जुड़ेगा। सो इसका इंफॉर्मेशन इसके साथ जुड़ेगा, ये कंप्लीट होगा तो फिर तीसरा आ जाएगा, तीसरा कंप्लीट होगा तो चौथा आ जाएगा। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही साथ एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से वो जुड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लॉक चेन के नाम से भी आप काफी सारे चीज समझ सकते हो। सो इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वो ब्लॉकचेन में रहेगा। मतलब आप यहाँ से जब परचेस करोगे, सो परचेस करने के वजह में आपके नाम से इतने क्रिप्टो करेंसीज होनी चाहिए, इसका वैल्यू इतना बढ़ रहा है, इतना कम हो रहा है, वो डेटा कहाँ रहेगा? वो डेटा कोडिंग कौन कर क्या रहेगा? कोडिंग के रूप में क्रिप्टोग्राफी के बेसिस पे वो कोडिंग होते रहेगा, और वो कोडिंग जो है वो कहाँ पे जमा होगा, कहाँ पे वो डेटाबेस है, वो डेटाबेस जो है वो ब्लॉक्स में है, और वो ब्लॉक से आपका इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा समझा है, अभी हम लोग इसके थोड़े से हिस्ट्री में जाएंगे। सो हम लोग डिजिटल ट्रांसफर ऑफ करेंसी हम लोग जब बात करेंगे, तो 1983 में डेविड चॉम इन्होंने एक क्रिप्टोग्राफी डिजाइन किया, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मनी, और इसको ई कैश के नाम से जाना गया। तो 1995 में डिजी कैश के रूप में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए इसका यूसेज हुआ। जब भी बैंक्स में जाके हम लोग पैसे विड्रॉ करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग ये डिजी कैश यूज़ किया करते थे। और साथ ही में इसका एक और चीज़ हुआ है कि ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से बैंक्स, गवर्नमेंट्स या थर्ड पार्टी को किस पर्सन को ये पैसा गया है और क्यों पैसा गया है, ये चीज़ किसी को पता ना चले, इस वजह से ये क्रिप्टोग्राफी लिखी गई थी, और ये अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर थे। सो इस तरह से हम लोग जब डिजिटल ट्रांसफ़र की बात करेंगे, इस तरह से शुरुआत हुई। बट यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो करेंसी की जब बात करेंगे, 2009 से इसकी शुरुआत हुई है, और एक सतोशी नाकामोटो, ये एक पर्सन है, बेसिकली अननोन पर्सन है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, इंडिविजुअल आइडेंटिटी किसी को पता ही नहीं चलेगा। मतलब कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, ये आइडेंटिटी वो रिवील ही नहीं होती है। कारण क्योंकि ये एक एनकोडेड कोडिंग जो की गई है। सो इसमें होता कैसा है कि किसने करेंसी इशू किया है, किसने करेंसी खरीदा है, किसने करेंसी बेचा है, ये डिटेल्स कहीं पे हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। सो इस वजह से इंफॉर्मेशन बहुत ही सिक्योर रहता है। सो इसके बेसिस पे 2009 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। सो ये प्रोसेस शुरू होने के ऑब्जेक्टिव अलग माने गए हैं। बेसिकली A to B अगर मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो A to B, अभी मैं अगर पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, सो A से B के बीच में एक बैंक रहता है जो कि वेरीफाई करता है पूरा
ट्रांजैक्शन प्रोसेस। अगर मैं किसी को ट्रांसफर करता हूँ पैसे, तो मेरे अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही पैसे वहां पे ट्रांसफर होंगे। तो वो जो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस था वो बैंकिंग सिस्टम में बैंक्स और बेसिकली रेगुलेटर्स होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी में, यहाँ पे उस तरीके से कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है और कोई इंटरमीडियरी नहीं है। तो ये एक चीज़ हम लोगों को सतोशी नाकामोटो के डेफिनेशन से हम लोगों को पता चला। तो अगला सवाल अब ये आता है, मैं एज अ इन्वेस्टर या क्रिप्टो करेंसीज में लोग इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? सो मेरे एनालिसिस के हिसाब से दो मेन रीजंस मुझे समझ में आते हैं। एक, इंटरमीडियरी नहीं चाहते हैं लोग। तो बेसिकली मेरा पैसा है, मैं सामने वालों को पैसे ट्रांसफर कर दूं, उसका पैसा मुझे मिल जाए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि मैं पैसे जो है इंस्टेंटली पैसे बनाना चाहता हूँ। तो हिस्टोरिकली पिछले 2 साल 1-1.5 साल से हम लोग जो डिटेल्स देख रहे हैं, जो बिटकॉइन का रिटर्न्स जो है बहुत सब्सटैंशियल दिख रहा है। बट यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझना जरूरी है, जहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स है वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग इक्विटीज में डेरिवेटिव्स सबसे ज्यादा रिस्की बोलते हैं, डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, उसी तरह से रिस्क भी आपको उठाना पड़ेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग जब क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे, बट उसके लिए आपका रिस्क भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बीच में हम लोगों ने पिछले साल देखा था, एक बिटकॉइन का प्राइस जो है 60,000 पर बिटकॉइन था, बट आज के डेट में हम लोगों ने अभी देखा है 39,000 यूएस डॉलर है। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। सो उस वजह से कैसा है कि एक रिस्क हम लोग ज्यादा टाइम तक हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं, कॉन्स्टेंटली आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये एक मेन रीजन है, लोग इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि पैसा जो है 10 दिन में पैसा डबल हो रहा है, 1 हफ्ते में पैसा डबल हो रहा है। तो वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। रिटर्न्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिस्क पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो वो एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट मैंने देखा है। अभी हम लोग सही मायने में एक क्रिप्टो करेंसी में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग उसका एडवांटेज क्या क्या मिल सकता है हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है, ट्रांसफर ऑफ मनी बहुत आसानी से हो जाता है बिना एक थर्ड पार्टी के। तो बेसिकली जैसे हम लोग नॉर्मल ट्रांसफर जो करते हैं, बेसिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर पैसा ट्रांसफर करना पड़े, तो बैंक्स करीबन 1 या 2 दिन लगा देते हैं आपके अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए। सो आप अगर यहाँ से बैठे अगर यूएस में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इंडियन करेंसी में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपको उसको यूएस डॉलर्स में आपका रुपी कन्वर्शन होना चाहिए। और जिस दिन वो कन्वर्ट होगा उस दिन करेंसी रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, वो बैंक डिसाइड करके वो पैसा जो है ट्रांसफर करते हैं। सो ये ट्रांसफर का जो इन्वॉल्वमेंट है, बैंक्स और या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा, ट्रांसफर सेफ और सिक्योर्ड है। बट यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, इरिवर्सिबल है। मतलब अगर गलती से आपने किसी अकाउंट में नंबर गलत कर दिया, तो वो पैसा आप रिटर्न नहीं ले सकते हो। यहाँ पे इंटरमीडियरी ना होने के वजह से ये एक इशू यहाँ पे देखा जा सकता है। और यहाँ पे बिटकॉइन में कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, किसको पैसा गया, किसको पैसा मिला, ये किसी को इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था ना, क्रिप्टोग्राफी के वजह से कोडिंग इस तरह से है, आइडेंटिटी किसी को नहीं मिलती है, किसने करेंसी स्टार्ट किया, किसने परचेज किया, किसने सेल किया। तो ये सारी चीजें जो है वो टोटली
सिक्योर्ड है, प्राइवेसी मेंटेन की गई है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिना किसी जीरो फीस, टोटली फीस, ज़्यादा फीस नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो फीस में आपका पैसा जो है क्रिप्टो करेंसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइम जहाँ तक सुना है, जहाँ तक हम लोगों ने देखा है, 10 सेकेंड से लेके मैक्सिमम 10 मिनट्स तक ये अमाउंट ट्रांसफ़र का टाइम लेता है। छोटा अमाउंट है अगर वो, तो वो 10 सेकेंड ले लेगा, पर अगर बड़ा अमाउंट है तो वो 10 मिनट तक लेता है। तो ये क्यों, ये डिले क्यों हो रहा है? तो ये डिले होने का कारण ये ऐसा है कि नॉर्मली जैसे हम लोगों ने बोला था, बैंक ट्रांसफर में, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में बैंक एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, एक मॉनिटरिंग करता है। इसमें भी उस तरह का एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक माइनर वो प्रोसेस देखता है। माइनर का काम क्या है? माइनर ये ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन जो है माइनर इस सिस्टम में करेगा। माइनर का बेनिफिट क्या है इस पूरे सिस्टम में? माइनर का बेनिफिट ये है कि ए अगर बी को पैसा ट्रांसफर करता है, ए की जेन्युइनिटी, बी की जेन्युइनिटी क्रॉस चेक कौन करेगा? माइनर। और माइनर जब ये जेन्युइनिटी क्रॉस चेक करेगा तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? एक बिटकॉइन एज अ रिवार्ड उसको दिया जाता है। बेसिकली ये एक प्रोसेस कंप्लीट करने के वजह से एक रिवॉर्ड की तरह से माइनर को दिया जाता है। क्रिप्टो करेंसी उसको एज अ फीस बोलो या तो फिर एज अ रिवार्ड वो रिसीव करेगा। बेसिकली कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, तो गवर्निंग बॉडी नहीं है तो सिस्टम कैसा है कि एक हाइप की तरह से बढ़ जाएगा। स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो लोग इस तरह इस सिस्टम को एक इलीगल पैसा सिस्टम में ना आए, दूसरा जो है माल प्रैक्टिसेस ना हो, तीसरा जो है जो भी पैसा इसमें इंटरमीडियरी जो है वो एक गलत तरीके से प्रोसेस या सिस्टम को ख़राब ना करे। ये सारी चीज़ रेगुलेटर देखता है, बट यहाँ पे उस तरह का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो सिस्टम अपने हिसाब से सिस्टम चल रहा है। एवरी ट्रांजैक्शन जो बेसिकली जो है ना, ट्रांजैक्शन अपने आप ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम लोग को देखने को मिल रहा है जब हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। मतलब हम लोग जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी हम लोगों को पता नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ से हम लोग बेच रहे हैं, करेंसी जो बेच रहे हैं, हम लोग अगर करेंसी बेचते हैं तो वो करेंसी बेचने वाले को आइडेंटिटी हम लोगों को पता नहीं है। जैसे सिंपल कि हम शेयर जब बेचते हैं जब स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग जब शेयर्स बेचते हैं तो सामने वाला कौन खरीद रहा है हम लोग को पता नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वैसा है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लीगल सिस्टम, कुछ जगह पे लीगल सिस्टम नहीं बताया गया है, कुछ इलीगल बता रहे हैं, कुछ लीगल बता रहे हैं। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे कंट्रीज में आए गए हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। प्राइस की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम लोग उसी एसेट में हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे, एक प्लानिंग के लिए यूज़ करेंगे जो हम लोगों को एक स्टेबिलिटी देगा, एक प्रॉपर एश्योरेंस देगा हमारे इन्वेस्टमेंट पे। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है एश्योरेंस देने में। जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बेसिकली गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है, उनको टैक्सेस मिलते हैं, और उसी तरह से हम लोगों का क्या फ़ायदा है, हम लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं। एक विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे हम लोग जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा बना के हम लोग जो पैसा विड्रॉ करते हैं, सारे सिस्टम में होता क्या है, हम लोगों को एक प्राइस वॉलेटिलिटी का बहुत इम्पैक्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि
जैसे मैंने तभी इसके पहले मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि बिटकॉइन एक टाइम पे 60,000 पर यूएस डॉलर था, आज 39,000 पर डॉलर है। तो ये फ्लक्चुएशन हम लोगों को एज अ इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। तो बेसिकली नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे ये पूरे सिस्टम को समझने में बहुत दिक्कत हो गई। तो डेफिनेटली हर एक इंसान को नई चीज़ है, इसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है, बट एज अ इन्वेस्टर हम लोग इसको समझने से, हर चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी लाइट चलाओ, स्विच ऑन करो, लाइट चल रहा है, बट ये लाइट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये हम लोगों को समझने की कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे कैसा है कि हमारा पैसा इन्वॉल्व है, तो हम लोगों का पैसा किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से घटता है, ये चीज़ की जानकारी हम लोगों को थोड़ी कम मिलती है इस जगह पे। क्योंकि कोई भी एसेट की बात करें तो एसेट का बढ़ना या कम होना किसी एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे वो प्रोसेस की क्लैरिटी हम लोगों को नहीं है, इसीलिए हम लोगों को वो एक अनईजीनेस या सिस्टम हम लोगों को थोड़ा सा अनईजीनेस लग सकता है। तो अगला सवाल मेरा ये आता है कि मैं अगर ये क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। तो शुरुआत के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक कॉइन DCX को है। तो कॉइन DCX को एक सिंपल बिटकॉइन ऐप है जिसने बेसिकली लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ने इसको बनाया है, और यहाँ पे ख़रीदना और बेचना बहुत ही सिंपल है आपके लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते वक्त आपको बैंक अकाउंट से 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है, और यहाँ पे ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस है। जब भी आप खरीदोगे बेचोगे ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ी रहेगा, और मिनिमम आप 10 रुपये वाले अमाउंट वाले आप ट्रांजैक्शन से भी आप कर सकते हो। इसकी अच्छी बात यह है कि आप डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों आप 24 घंटों में, हफ्ते में कभी भी आप इसको कर सकते हो। तो टाइम एक कंस्ट्रेंट यहाँ से हट गया है। तो अगला सवाल मेरा ये आता है कि मैं अगर ये क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। तो शुरुआत के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक कॉइन DCX को है। तो कॉइन DCX को एक सिंपल बिटकॉइन ऐप है जिसने बेसिकली लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ने इसको बनाया है, और यहाँ पे ख़रीदना और बेचना बहुत ही सिंपल है आपके लिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होते वक्त आपको बैंक अकाउंट से 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है, और यहाँ पे ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस है। जब भी आप खरीदोगे बेचोगे ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ी रहेगा, और मिनिमम आप 10 रुपये वाले अमाउंट वाले आप ट्रांजैक्शन से भी आप कर सकते हो। इसकी अच्छी बात यह है कि आप डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों आप 24 घंटों में, हफ्ते में कभी भी आप इसको कर सकते हो। तो टाइम एक कंस्ट्रेंट यहाँ से हट गया है। तो चलिए अभी हम लोग सेफ्टी की बात करते हैं। कॉइन DCX गो में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो सेफ और इंश्योर्ड बिटको की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है, और ये कस्टोडियन है कॉइन DCX गो के लिए। और साथ ही में जब भी आप पैसा विड्रॉ करोगे सो उसके लिए 2FA बेसिकली कैसा है कि 2 टाइम्स वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो उस वजह से होता कैसा है कि आपका पैसा जब भी विड्रॉ होगा सो 2 टाइम्स वेरिफिकेशन आपका पासवर्ड उस हिसाब से प्रोसेस होता है। तो सेफ्टी जो है ध्यान रखा जा रहा है। और कंप्लायंस की बात करो सो ये ISO सर्टिफाइड है, और ये हर एक कंप्लायंस फॉलो करता है। KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स जो भी हम लोग देखते हैं सारे चीज़ ये फॉलो करते हैं। और साथ ही में आपको अगर ज़्यादा जानकारी लेना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ज़्यादा चीज़ सीखना है तो इनका अलग एक DCX लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेशनल वीडियोस जो है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में आप बहुत ज़्यादा चीज़ आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कॉइन DCX गो के साथ आप देख सकते हो।
और यहाँ पे अगला चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉइन DCX Go में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉइन DCX Go प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे इंस्टॉल, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मैं इंस्टॉल बटन दबा के पहले मैं कॉइन DCX Go ऐप मुझे अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कॉइन DCX Go ऐप डाउनलोड हो गया है। तो ये इस तरह से कॉइन DCX Go ऐप डाउनलोड होने के बाद पहले मुझे यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। अपना डिटेल्स, ईमेल आईडी, सारा डिटेल्स अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा तो बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन डिटेल्स दे के आप लॉगिन करके इस ऐप में आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो के सबसे आखिरी और मुख्य पार्ट में हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी और खासकर बिटकॉइन के ऊपर इंडिया का स्टांस क्या है और फॉरेन कंट्रीज में इस बिटकॉइन को किस तरह से देखा जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इस पोजीशन पे हम लोग एज अ इन्वेस्टर हम लोगों का स्टैंस क्या होना चाहिए और किस तरह से हम लोग इसको देख के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर एक कंट्रीज का क्या स्टैंस है इस पर्टिकुलर करेंसी के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन की बात सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो लीगल बताया गया है, पर यहाँ पे एक और चीज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने क्लियरिफाई नहीं किया है कि ये बिटकॉइन जो है मैं चीजों को खरीदने या बेचने के लिए मैं इसको यूज करूं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हम लोग, मतलब मैं इसको एज अ करेंसी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकता हूं, पर मैं इसको चीजों को खरीदने के लिए एज अ डिजिटल करेंसी पेमेंट के लिए तरह मैं यूज नहीं कर सकता। जैसे हम लोग अभी गूगल पे की तरह से गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ये यूज करते हैं ना, इस तरह से हम लोग करेंसी को यूज नहीं कर सकते हैं। ये यूरोपियन यूनियंस ने बताया है। अगली बात करेंगे हम लोग यूएसए। सो यूएसए ने इसको लीगल घोषित कर दिया है। और एक और चीज यहाँ पे देखी जा रही है कि इसको डिजिटलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी के इसमें यूएस ट्रेजरी 2013 के इसमें ये लिस्टेड किया गया। और साथ में 2015 में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड कमीशन ने इसको एक कमोडिटी के रूप में बताया गया। जैसे आप कमोडिटी ट्रेडिंग अगर जब करोगे आप, तो उसमें कमोडिटीज में आपको गोल्ड रहेगा, मेटल्स रहेगा, अग्री नॉन अग्री प्रोडक्ट्स रहेंगे। तो उसी कैटेगरीज में बिटकॉइन को भी लाके रख दिया गया है। सो ये एक लीगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इसको हम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये सिर्फ यूएस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। साउथ कोरिया में भी इसको लीगल के इसमें हम लोग देख रहे हैं। बट यहाँ पे ट्रेडिंग जो है माइनर्स नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एडल्ट्स जो है उस कंट्री के हिसाब से माइनर्स और मेजर्स का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जापान में ने भी इसको लीगल करेंसी के इसमें अप्रूव कर दिया है। चाइना ने इसको डिसअप्रूव किया है एज अ लीगल टेंडर। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कि जापान ने ये बोला है कि ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं। सो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के साथ ये जुड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्रिप्टो करेंसी के इसमें हम लोग इसको नहीं ला सकते हैं। और इसके बाद सबसे आखिरी में हम लोग इंडिया की बात करेंगे। सो इंडिया की बात मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाना चाहूंगा। सो सिस्टम की शुरुआत से हम लोग इस चीज को देखेंगे। सो 2008 में जब शुरुआत में बिटकॉइन आया
तो यहाँ पे पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के थ्रू में इसको पब्लिश किया गया। मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का करेंसी तक ही ये सीमित होगा ये बताया गया, बट यहाँ पे इसका रूप टोटली बदल गया। क्यों? 2010 में बिटकॉइन एक करेंसी के रूप में एक कस्टमर ने 2 पिज्जा के लिए इसने 10,000 बिटकॉइंस कैश करेंसी के इसमें इसने दे दिया। मतलब इसने परचेस किया 2 पिज्जा और 10,000 बिटकॉइंस उसने कैश, हम लोग जो कैश देते थे उसने करेंसी के रूप में 10,000 बिटकॉइंस दे दिया। सो ये एक कैश वैल्यू अटैच हो गई करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को पहली बार 2010 में हुआ ये। फिर 2011 में बहुत सारे अदर बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे अलग अलग करेंसीज आए, लिटकॉइन, नेम कॉइन, स्विफ्ट कॉइन। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। बट 2012 से लेके 2017 तक हम लोग जब इसका ग्रोथ देखेंगे, सो एक बिटकॉइन का जो प्राइस था $5 हुआ करता था 2012 में, 2017 तक आते आते वो 1,000 US डॉलर तक आ गया। अब इंडिया में क्या बात हो रही है कि इस दौरान क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज मशरूम जो है इंडिया में भी शुरू हो गए, जैसे ज़ेपे, कॉइन सिक्योर, यूनो कॉइन, कॉइनेक्स, पॉकेट बाइट्स। सो ऐसे एक्सचेंजेस जो है इंडिया में भी शुरू हो गए। तो यहाँ पे आरबीआई का इम्पैक्ट शुरू हो गया। दिसंबर 2013 में, दिसंबर 24 को 2013 में आरबीआई ने ये चीज बताएगी कि ये एक वर्चुअल करेंसीज है। सो वर्चुअल करेंसीज में एक सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो बेसिकली हम लोगों ने शुरुआत में देखे हैं कि यहाँ पे इंटरमीडियरीज कोई नहीं है, एक ट्रांजैक्शन को वर्चुअली मॉनिटर करने के लिए कोई भी नहीं है। सो इसके लिए सेंट्रल बैंक ने इसको बैकअप नहीं किया इंडिया में, जो कि आरबीआई है हम लोगों का सेंट्रल बैंक। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इस करेंसी के अगेंस्ट कोई वैल्यूएशन नहीं है, एक एसेट नहीं है। बेसिकली किसी इसका प्राइसिंग जो, ये प्राइस जो बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका बैकअप कुछ नहीं है। मतलब क्या बेस पे इसका प्राइस बढ़ रहा है, क्या बेस पे इसका प्राइस कम हो रहा है। सो ये एक मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन है। यहाँ पे हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, ये एक स्पेक्यूलेशन है, गैम्बलिंग के बेसिस पे इसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू के नाम पे आरबीआई ने एक स्टेटमेंट के हिसाब से देखा है। सो बेसिकली ये एक पहला स्टेप था आरबीआई की तरफ से कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज के बेसिस पे ट्रांजैक्शन जो ना हो, वो एक पॉइंट यहाँ पे रेस किया है। और दूसरा पॉइंट जब फरवरी 1, 2017 में इसी कंसर्न पे, क्योंकि हम लोग जो देख रहे थे इंडिया के बाहर ये लीगलाइज्ड हो रहा था और प्राइस आप देख सकते हो 5 से 1,000 US डॉलर तक बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया। तब प्राइस इस तरह से बढ़ता है और लोग देखते हैं, जब लोगों के जहन में ये चीजें आती है तो वो लोग उस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने के बैकअप में चले जाते हैं। मतलब वो लोग अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। तो रेगुलेटर का पर्पस यही है कि सिस्टम को सही तरह से रेगुलेशन में लाया जाए और क्या गलत हो सकता है फ्यूचर में, उस चीज को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश में ये लोग लगे थे। तो यहाँ पे एक चीज हुई है कि ये एक साइड क्रिप्टो बूम हो सकता है। सो बेसिकली कैसा है कि ये एक अनइंटेंशनली बेसिस पे हाई प्राइसेस हो रहे हैं। सो प्राइसेस हाइप होने के वजह से कैसा है कि एक डिजिटल पेमेंट के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का ये अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है, ये बोलना था आरबीआई का सिस्टम को। बट यहाँ पे हुआ क्या, 2017 में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सो बेसिकली ये बैन किया गया था परचेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो बेसिकली 2017 में जब बैन हुआ था तो ये इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सो इसके बेसिस पे
नवंबर को गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की और इस वर्चुअल करेंसीज और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, ये दोनों चीज को एक कमेटी बिठाकर क्या करना चाहिए इंडिया में, इस करेंसी का ट्रेडिंग लीगलाइज किया जाए या इलीगल रहे, ये चीजों के ऊपर एक कमेटी बिठाई गई। सो दिसंबर 2017 में अब क्या हुआ, तो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस ने क्या किया, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। ये इंडिया में इसको एक पॉन्जी स्कीम्स के बारे में साथ कंपेयर किया गया था। तो पॉन्जी स्कीम्स का मतलब ये ऐसा है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो, आपको 50% आपको रिटर्न मिलेगा, 20% रिटर्न मिलेगा, 25% रिटर्न मिलेगा, गारंटीड रिटर्न मिलेगा। इस तरह से जब लोग कोई स्कीम्स के बारे में बात करोगे तब उसको पॉन्जी स्कीम के साथ कंपेयर करेंगे। कोई बेस नहीं रहता है, बेसिकली धुआंधार, बेसिकली इंटरेस्ट का कंफर्मेशन या गारंटीड वर्ड जब बोलेंगे तो पॉन्जी स्कीम्स के साथ उसको कंपेयर करते हैं। सो 2017 में इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का ये व्यू निकला। सो इसके बाद 2018 में जब हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे आरबीआई ने एक और सर्कुलर जारी की। सर्कुलर में इन्होंने ये बोला कि कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स या कोई भी पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है बैंक्स का, ये लोग डील ना करें। सो वर्चुअल करेंसीज के साथ जो भी डीलिंग रहेगा बैंक्स का, ये ना करें। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। सो इस वजह से हुआ कैसा कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे 99% गिर गए। सो बेसिकली उस वजह से हुआ कैसा, क्रिप्टो करेंसीज के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे 95% तक लोगों ने उनका जॉब छूट गया। सो ये एक फाइनेंशियल इश्यूज आ गए फॉर पीपल जो सिस्टम के साथ जुड़े थे। अब क्या होगा, तो 2018 में 15 मई 2018 को फिर से जो भी इस सिस्टम के साथ जुड़े थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने पिटीशन फाइल की कि आप आरबीआई का जो सिस्टम है इसके ऊपर थोड़ा सा आप देखिए। सो पिटीशन फाइल किया गया। तो 2019 में जो कमिटी बनाई गई आरबीआई और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इन्होंने ये बोला है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में बैन कर दिया जाए। पर इसका एक रिवर्सल जो हुआ मार्च 4 को 2020 मतलब पिछले साल 2020 में मार्च 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरबीआई के तरफ एक स्टेटमेंट सर्कुलर पास हुई है कि ये जो है आपने जो एलिगेशंस डाले हैं ये बिल्कुल गलत है, आप इसके ऊपर दूसरी व्यू अपनाकर इस सिस्टम को लेके चलिए। सो आज हम लोग जब जनवरी 29, 2020 की बात करेंगे, सो बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या बोला। सो गवर्नमेंट सेज इट विल इंट्रोड्यूस ए बिल to create a sovereign digital currency and simultaneously ban all private cryptocurrencies. The recently revived industry realizes it faces a second existence threat. So basically सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने के बाद भी आज गवर्नमेंट का ये बोलना है कि हम लोग सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी हम लोग सिस्टम में लेके आएंगे, रादर देन हम लोग इस तरह के प्राइवेट करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज को हम लोग एंकरेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको एज अ इन्वेस्टर ये चीज आप लोगों को एक बार वन स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारे सिस्टम को सीरीज को देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई आज भी बैंक्स की बात करो, इन्वेस्टर्स की बात करो, ये लोग कॉन्स्टेंटली ये लोग इंडियन पब्लिक को इस
स्पेक्युलेटिव प्रोसेस से थोड़ा सा दूर रखना चाहते हैं। सो एज पर आरबीआई, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एज पर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ये लोग ये समझते हैं कि ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा स्पेक्युलेटिव सिस्टम है, इसका एक बेस नहीं है, प्राइजेस बढ़ने के और गिरने के कोई एक जेन्युइन रीजन हम लोगों को नहीं दिखता है। एक दिन पता चला प्राइजेस ऊपर है, दूसरे दिन प्राइजेस नीचे है। इसको हम लोग अगर नॉर्मल स्टॉक मार्केट के बेसिस पे हम लोग अगर देखते हैं, सो प्राइस बढ़ने के और गिरने के कई इकोनॉमिक रीजंस रहते हैं। माइक्रो मैक्रो दोनों रीजंस हम लोग जोड़ सकते हैं एक प्राइसेस के गिरने के वजह से, क्यों गिर रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग जब क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, हम लोगों को वो चीज़ नहीं दिखती है। सो एक बड़ा कंसर्न है और वो कंसर्न के साथ इंडियन पब्लिक आज भी एक सेकंड व्यू लेके चलने चाहिए। बट जब तक हम लोगों को एक आरबीआई की तरफ से बोलो या तो फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आता है कि इंडिया में इसको हम लोग बैन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो इंडियन सिस्टम का आज क्या स्टैंस है। एक आज इसमें दो अलग अलग बात है। एक ऐसा है कि इंडिया में आज ये अभी भी लीगल है, सो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप करेंसी इसमें परचेसिंग सेलिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम लोगों को समझना जरूरी है कि इसको लीगल टेंडर नहीं दिया गया, मतलब आप इस बिटकॉइन को करेंसी के रूप में खरीद नहीं सकते हो या बेच नहीं सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। सो एज अ इन्वेस्टर आप इसको एक पोर्टफोलियो का एक एसेट की तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये एक आइडियल नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सारे चीज़ जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखे हैं, तो ये सारे चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। समझने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप किसी भी एक्सचेंज के साथ एसोसिएट होके आप अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बट जो चीज़ें हम लोग आज देख रहे हैं, तो बेसिकली इंडियन सिस्टम में आप अभी भी जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, इंडिया के साथ ये सिस्टम के साथ इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई सेफ नहीं है। नेगेटिव मतलब कौश ध्यान से इस सिस्टम को समझिए, कहाँ तक किस तक ये प्रॉपर तरीके से हर टाइम पे हर कुछ ना कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ज़रूर हम लोग देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से, और इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है डेफिनेटली कमेंट्स में शेयर कीजिए। हमारे तरफ से एक कोशिश हुई है कि आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जितनी जानकारी हम लोग दे सकते हैं हम लोग दे सके। और भी आपके बारे में कुछ क्वेरीज हैं और डेफिनेटली आप कमेंट्स में आप दे दीजिए, हम लोग आपको गाइड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।